हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी मैराथन 3 लेके आ गई हूँ। इसके पहले भी ज्योग्राफी का 2 मैराथन क्लास हो चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। और सारे विषय का बारी बारी से मैराथन करवाया जा रहा है, तो जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है वो कौन नहर है? तो वो सुएज नहर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब सुएज नहर से और भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1956 में। बात करते हैं कि राष्ट्रीयकरण किया किसने था, उसका नाम पूछा जाता है। तो कर्नल नासिर ने। किसने? तो कर्नल नासिर ने। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको? भूमध्य सागर और किसको? तो लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर। तो ये सब थे किससे पॉइंट? सुएज नहर से पॉइंट। बात करेंगे पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक महासागर और किसको? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। तो ये जानते हैं। बात करेंगे कील नहर, जो कि ऑप्शन सी में है कि कील नहर किसको किसको जोड़ता है। तो जो कील नहर है ये किसको जोड़ता है? तो कील नहर जोड़ता है उत्तरी बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और कौन सागर? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ये दोनों को कौन जोड़ता है? तो कील नहर जोड़ता है। तो जान गए कि पनामा नहर किसको जोड़ता है, सुएज नहर किसको जोड़ता है और कील नहर किसको जोड़ता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत में कौन सा लौह अयस्क अधिक पाया जाता है? तो कौन सा लौह अयस्क अधिक पाया जाता है? तो जो भारत में पाया जाता है वो हेमेटाइट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। बात करें अगर आपसे पूछ दे कि लोहा किससे प्राप्त होता है, तो लोहा हेमेटाइट से ही प्राप्त होता है। तो लोहा इससे ही प्राप्त हो जाता है। किससे? तो हेमेटाइट से। लोहा का अगर आपसे पूछ दे कि मुख्य अयस्क क्या होता है, तो लोहा का मुख्य अयस्क भी कौन होता है? तो हेमेटाइट ही होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान में रख सकते हैं कि लोहा का क्या हो जाएगा? मुख्य अयस्क। ठीक। बात करते हैं, एक प्रश्न और बार बार पूछ दिया जाता है, तो क्या कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस पदार्थ को कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस पदार्थ को कहा जाता है, तो वो लौह अयस्क को ही कहा जाता है। और क्या पूछ लिया जाता है? बोलता है कि बेला डीला खाना, बेला डीला एक नाम सुने होंगे, पेपर में देखते होंगे, बराबर पूछता है बेला डीना खान। कौन खान? तो बेला डीला खान पूछ देगा आपको कि ये किस उद्योग से संबंधित है या फिर ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। क्या? बेला डीला खान। और ये सब सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं आपके लिए। और वैसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन आपको इस चैनल के माध्यम से लाया जाता है, सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। बात करेंगे कि कोयला का, तो कोयला भारत में इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ मिलेगा आपको? तो झारखंड में। वही थोरियम की बात करें कि थोरियम किससे प्राप्त होता है, तो थोरियम प्राप्त होता है मोनोजाइट से। मोनोजाइट से, या फिर थोरियम का अयस्क क्या हो जाएगा? तो मोनोजाइट। यूरेनियम के लिए कौन ज्यादा प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ है? तो झारखंड में। तो यूरेनियम के लिए कौन प्रसिद्ध है?
तो जादू गोड़ा पूछ दिया जाता है प्रश्न कि झारखंड का जादू गोड़ा किस खनिज के लिए मतलब क्या है प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए। तो ये सब सारा छोटा छोटा पॉइंट आप लोग साथ ही साथ नोट्स तैयार अपना करते चलिएगा, क्योंकि हम बोल भी देते हैं लिख भी देते हैं, समझ में भी आ जाता होगा, तो आप लोग इसको क्यों ना साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए। आ गया है तीसरा प्रश्न, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो जो चाय बोर्ड का मुख्यालय है ये कहाँ है? कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही क्या है ऑप्शन बी में कोडटापम, यहाँ पे मिस्टेक है, कोडटापम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोडटापम, जो कि कोडटापम कहाँ का? तो केरल में पड़ता है। और यहाँ किस चीज का मुख्यालय है? तो रबर बोर्ड का। जिस तरह चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, तो रबर बोर्ड का मुख्यालय है केरल का कोडटापम में। ठीक। बेंगलुरु में किस चीज का मुख्यालय है? तो कॉफी बोर्ड का। चाय पी लिए तब कॉफी भी पी लीजिए, तो कॉफी बोर्ड का क्या है मुख्यालय? बेंगलुरु में है। और गंटूर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो गंटूर में क्या चीज का बोर्ड है या क्या चीज बोर्ड का मतलब मुख्यालय है? तो तंबाकू बोर्ड का। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन का हमें पता चल गया कि जब आपसे पूछे तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है तो गंटूर हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बात करेंगे कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। और रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोड्डाटापम में, जो कि केरल में पड़ता है। और चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? तो कोलकाता में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न चौथा, जो कि हमारा क्या है? चौथा नंबर ही है। तो देखते हैं क्या है इसमें। मोती की माता किस मेघ को कहा जाता है? ऐसे प्रश्न ही आते हैं जो हमें पता नहीं होते, तो ऐसे प्रश्न को भी इग्नोर नहीं करना है। तो जो मोती की माता है ये किस मेघ को कहा जाता है? ये कहा जाता है पछाव मेघ को। यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग सुन के, पछाव मेघ, इसलिए यहाँ सुधार दिए। कौन सा मेघ? तो पछाव मेघ, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का। तो जो पछाव मेघ है इसी को मोती की माता भी कहा जाता है। और पछाव मेघ को क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछते कि रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ कौन सा होता है? रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है? पछाव मेघ ही होता है। संवहनीय वर्षा, ये तो पता है कि भूमध्य सागर में इस पर भूमध्य प्रदेश में क्या होता है? भूमध्य प्रदेश में इस प्रकार की वर्षा होती है। तो किस प्रकार की वर्षा? तो संवहनीय वर्षा। इस प्रकार की पूछे कि संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो भूमध्य प्रदेश में होती है। उसी तरह कपासी मेघ आ जाइए ऑप्शन ए पर। तो कपासी मेघ में क्या ध्यान में रख सकते हैं? अगर आपसे पूछ ले कि किस मेघ का शीर्ष जो होता है वो गोभी के फूल के समान होता है, तो इसका ही किसका? तो कपासी मेघ का। तो इसका शीर्ष जो होता है किसके फूल के समान होता है? तो गोभी के फूल के समान। और ऐसे प्रश्न ही लोग मिस कर देते हैं, तो ऐसे प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है कि कपासी मेघ कैसा दिखता है? तो इसका जो शीर्ष होता है गोभी के फूल के समान दिखता है। बात करेंगे पर्वतीय वर्षा, तो ये तो पता है कि विश्व में जो अधिकांश वर्षा होती है वो कैसी वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं? तो ऋतुओं की बात आ गई कि कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, तो ये होती हैं 4। और 4 में कौन कौन ऋतु, ये जान लेते हैं बारी बारी से। और इनका क्या महीना होता है ये भी जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो भारत में 4 ऋतु, और कौन कौन सा है वो जानते हैं। तो पहला शीत ऋतु। कौन ऋतु? तो शीत ऋतु। और इसका महीना क्या होता है शीत ऋतु का? तो दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी चलता है क्या हमारा शीत ऋतु। तो ये हो गया पहला।
वही बात करेंगे दूसरा कौन सा ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, और ये कब से कब चलता है, कौन महीने से कौन महीने, तो मार्च से लेकर मई तक। मार्च से लेकर मई तक कौन चलता है, ग्रीष्म ऋतु। वही तीसरा क्या हो जाएगा, तो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो कि कब से कब तक चलता है, तो जून से लेकर सितंबर तक। ऐसे हो सकता है आपको मिलान करने के सेंस में ऐसा प्रश्न दे दे कि आपको एक तरफ ऋतु लिख दे या एक तरफ महीना लिख दे, तो ध्यान में इसलिए ऐसा क्वेश्चन को भी रखना है। चौथा कौन सा हो जाएगा, शरद ऋतु। कौन ऋतु, तो शरद ऋतु। और ये कब से कब तक, तो अक्टूबर से नवंबर। सबसे कम कौन, तो अक्टूबर से नवंबर तक ही कौन रहता है, शरद ऋतु। तो चारों ऋतु के बारे में जान गए कि कौन कौन सा ऋतु और 4 ऋतु और कौन कौन सा महीना। ठीक, अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो कि है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कुछ परियोजना है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो जान लेते हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि क्या है, भारत की सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय, एक एक पॉइंट ध्यान रखिए एक प्रश्न से, ऐसा पढ़िए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ही नहीं, पूरा डिटेल में पढ़िए। तो यहाँ तो आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसमें भी फुल कोशिश करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो बताया जाए, बाकी तो आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछ देगा कि कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना। ये पॉइंट यहाँ पर एक ध्यान में रख लीजिएगा और नोट में भी लिख लीजिएगा। बात करेंगे ये किस नदी पर स्थित है, कौन सा भाखड़ा, तो ये है सतलज नदी पर। और सतलज नदी, और यह पड़ता कहाँ है, तो पंजाब में है। कहाँ, तो पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। ये 2-3 पॉइंट इसमें हो गए। उसी तरह भागीरथी नदी पर कौन सी परियोजना है, ये भी पूछा जाता है। तो कौन सी परियोजना है, तो टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। और ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में। वो यहाँ से ये जान गए। और क्या जान सकते, चिनाब नदी। चिनाब नदी पे कौन सा परियोजना है, तो सलाल परियोजना। सलाल परियोजना। और सलाल परियोजना कहाँ पड़ेगा, चिनाब नदी, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक, उसी तरह ये सब इम्पोर्टेंट नदी और इम्पोर्टेंट परियोजना है जो कि एग्जाम में यही गिने चुने हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो यही से आपको ऐसा प्रश्न करवाया जा रहा है। उसी तरह कृष्णा नदी की बात करें कि कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है, तो नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सा परियोजना, तो नागार्जुन सागर परियोजना। और ये किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर बनाइएगा तो पता चल जाएगा। महानदी पर कौन सा परियोजना, तो महानदी पर जो है ये कौन सा परियोजना, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर, जो कि कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में। और किस नदी पे, तो महानदी पर। और वही नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने सारे और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग जान गए और सबका कलेक्शन आपको एक ही उत्तर मिल गया। तो इससे बढ़िया क्या होगा, तो आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए, रिवीजन करने में आसानी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या है, चक्रवात की आकृति कैसी होती है। तो जो चक्रवात शब्द है ये भारत के लिए ही प्रयोग होता है, यानी कि भारत में ही चक्रवात का प्रयोग होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि किसके लिए चक्रवात का प्रयोग होता है, तो भारत के लिए होता है। ठीक, चक्रवात का प्रयोग। और चक्रवात की जो आकृति कैसी होती है, तो वो अंडाकार होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
वही बात करें टोर्नेडो का, तो टोर्नेडो का क्या हो जाएगा, सबसे अधिक विनाशकारी अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक विनाशकारी चक्रवात, तो क्या हो जाएगा, टोर्नेडो चक्रवात, ये ध्यान में रखना है। वामावर्त किसको कहेंगे, जब उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा क्या कहलाती है, वामावर्त। एक पॉइंट ऐसे ध्यान में रखने के लिए लिख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या कहलाती है, चक्रवात की दिशा, तो वो कहलाती है वामावर्त। और दक्षिणी वर्त क्या हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा दक्षिणावर्त। इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि दक्षिण में दक्षिण और उत्तर में उत्तर, उत्तर गोलार्ध में क्या, वामावर्त। तो ये चक्रवात से संबंधित प्रश्न थे। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो जो किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो ये आपका है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, जो कि स्ट्रोम्बोली क्या कहता है ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, इटली में। और किस द्वीप पर स्थित है, तो लिपारी द्वीप पर। हो सकता है आपको जगह न पूछ के द्वीप ही पूछ दे कि किस द्वीप पर स्थित है, तो लिपारी द्वीप पर स्थित है। कौन, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। उसी तरह विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका इटली में। बात करेंगे कोटापैक्सी ज्वालामुखी का, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो कोटापैक्सी, जो कि कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर में। कहाँ, तो इक्वाडोर में। ये सब पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। माउंट एटना कहाँ है, तो ये भी आपका है इटली में ही। और कौन द्वीप पर है, तो सिसिली द्वीप पर। कौन द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर। वही लिपारी द्वीप पर कौन है, तो स्ट्रोम्बोली। ठीक, अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन, यहाँ आपसे सबसे निचली परत पूछा गया है वायुमंडल का, जो कि हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। वायुमंडल का कितना परत, तो 5 परत। यहाँ क्षोभ मंडल दिया हुआ है, अयन मंडल भी दिया हुआ, वायुमंडल भी दिया हुआ, समताप मंडल भी दिया हुआ। एक बच कौन सा गया, तो मध्य मंडल। ये 5 मंडल होते हैं वायुमंडल की, 5 परत कौन कौन सा, ये हो गया। क्षोभ मंडल में क्या, क्षोभ मंडल जब आया तो इसमें और क्या पूछ लिया जाता है कि क्या पूछता है कि मौसमी परिवर्तन की घटना किसमें होती है, तो वो किसमें होती है, मौसमी परिवर्तन की घटना किस वायुमंडल की किस परत में होती है, तो वो होती है क्षोभ मंडल में। जैसे कि कोहरा हो गया, आंधी तूफान हो गया, ये सब घटना क्या होता है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आ जाता है। वही बात करें कि ओजोन परत मतलब ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है, ये आपसे पूछ दिया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि ओजोन तो क्षोभ से संबंधित प्रश्न है, तो लोग क्षोभ मंडल मार के चले जाते हैं, जबकि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित है। तो ओजोन परत जो है इस स्तर में स्थित है, वायुमंडल के इस स्तर में। तो किस स्तर में, तो समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। ठीक, और आयन मंडल की बात करें तो क्वेश्चन पूछ देता है कि रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा परत है, तो वो कौन सा परत, तो आयन मंडल। तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कौन सा परत है, तो आयन मंडल। यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं थी यहीं तक। फिर अब आइए कुछ 10वें प्रश्न पे।
जहाँ पे लगेगा कि आपको जानकारी और भी देना है वहाँ दिया जाएगा, आप लोग को परेशान नहीं होना। मुंडा संथाल जनजाति कहाँ राज्य में निवास करती है या किस राज्य में निवास करती है? तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है और यही सब गिना चुना जनजाति है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न को तो मिस ही नहीं करना है, हर हाल में इसको याद ही रखना है। तो जो मुंडा संथाल जनजाति है ये झारखंड में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वही मेघालय का क्या क्या, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पेपर उठा के प्रीवियस ईयर देखा कीजिए, आपको ऐसे प्रश्न बहुत मिलेंगे। तो गारो, खासी, जयंतिया जो है किस राज्य में निवास करती हैं जनजाति? तो मेघालय में। और जो असम में कौन सी जनजाति निवास करती है, जो पूछा गया है बार बार एग्जाम में, तो बोडो जनजाति। राजस्थान की बात करें तो कौन सा, मीना जनजाति, और कौन सा जनजाति, एक भील जनजाति। ठीक, ये राजस्थान में निवास करती है। और भोटिया जनजाति कहाँ, भोटिया का भी पूछा जाता है, तो उत्तराखंड में। एक मिजो जनजाति पूछा जाता है, तो मिजो कहाँ, तो मिजोरम में। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जनजाति है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो यहाँ तक हमारे 10 प्रश्न हुए पूरे, और देख लीजिए कि 10 प्रश्न में आप और भी कितने सारे प्रश्न जान गए। चारों ऑप्शन का डिटेल जाने तो सोच लीजिए कि एक प्रश्न से आपको और कितने प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए तो आप लोगों के लिए कंटिन्यू मैराथन क्लास चलाया जा रहा है बारी बारी से हर विषय का। तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल से जुड़िए, चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो इस सेशन से संबंधित तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कुछ दिवस है ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट पर्यावरण की दृष्टि से, तो जान लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। उसी तरह 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस। ये सब इम्पोर्टेंट दिवस है, जैव विविधता दिवस। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये आपके ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट दिवस है, पर्यावरण से संबंधित है इसलिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 में क्या है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो ये तो सब भारत वाले को पता ही होगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, तो चावल की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। वहीं चावल से बात करें तो चावल का क्या क्या बोला जाता है? हाँ, चावल कैसी फसल है ये भी पूछ सकता है, कि खरीफ फसल है कि रबी फसल है। तो ये कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। और खरीफ फसल को ही क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन फसल भी। तो चावल ग्रीष्मकालीन फसल के अंतर्गत भी आता है या खरीफ फसल के अंतर्गत भी आता है। ठीक, चावल की बात करें तो अगर आपसे पूछ दे कि भारत के किस डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं इस तरह से कि भारत के कृष्णा गोदावरी, भारत के कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो चावल का कटोरा, चावल का कटोरा कहा जाता है। और क्या जान सकते हैं? और हाँ, एक प्रश्न इस तरह से कंफ्यूजन वाला अगर आपसे पूछ दे कि
भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा वाला राज्य भारत में यूपी को कहा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं हो जाना। यहाँ भारत के किस डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। लेकिन किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो यूपी को। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक। वहीं गेहूं कौन सी फसल है? तो ये रबी फसल है, शीतकालीन फसल है। और मक्का और बाजरा कौन सा फसल है? तो ये दोनों भी क्या है? खरीफ फसल ही है, खरीफ फसल है। मक्का, बाजरा, चावल आपको बता चुके हैं हम पहले वाले सेशन में कि खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, जायद फसल क्या होता है, ये सब आपको हम बता चुके हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, जो भी सेशन चल रहा है उसको सबको देखा कीजिए, ठीक। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह इनमें से कौन है? तो वो कौन है? वो हो जाता है अरुण। कौन हो जाता है? अरुण। तो ऑप्शन ए। और क्या जान सकते हैं वरुण के बारे में? क्या जान सकते हैं? ये न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला। अगर आपसे पूछ दे कि न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह, तब क्या हो जाएगा? वरुण। नॉर्मल तो सबको याद रहता है कि सांझ का तारा, सुबह का तारा किसे कहते हैं, तो ये सब तो नॉर्मल चीज है, ये सबको याद रहता है। लेकिन प्रश्न ऐसा रहे कि हाँ वो थोड़ा सा सोचना पड़ जाए, तो जैसे ये से प्रश्न में ही लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा? तो वरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन? तो अरुण। बुध की बात करें तो बुध क्या हो जाता है? सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। और सूर्य से निकटतम ग्रह भी हो जाता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य से निकटतम ग्रह तो कौन हो जाता है? बुध ही हो जाता है। वही बात करेंगे शुक्र की, तो ये पृथ्वी से निकटतम ग्रह हो जाता है। और इसी को सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो पृथ्वी से अगर निकटतम ग्रह पूछेगा तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, और सूर्य से निकटतम ग्रह पूछेगा तो बुध हो जाएगा। ये सब तो हल्के क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन एग्जाम में हल्का क्वेश्चन ही ले डूबता है, तो थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न भी पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, जो कि क्या है? कौन सी रेखा मकर रेखा? देखिए टाइपिंग बहुत मिस्टेक होता है, क्या करिएगा, खुद से टाइपिंग भी करते हैं तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, समझ ही जाइएगा, बाकी हम सुधार देते ही हैं। तो कौन सी नदी यहाँ पे कर लीजिए, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ये है आपका प्रश्न। तो जो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है लिम्पोपो नदी। कौन नदी? तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो जी किसको काट देते हैं? मकर रेखा को। ये एक पॉइंट हुआ। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि किस नदी को घड़ियाल नदी कहा जाता है, तो लिम्पोपो नदी को, ठीक, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। वही कांगो नदी किसको काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देख रहे हैं, आपके लिए वैसा ही प्रश्न लाया जा रहा है जो एक जैसा है, और ताकि आपको एक ही तरह कलेक्शन मिल जाए और आपको याद रखने में आसानी हो। तो जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को काटती है 2 बार, 2 बार, बाकी काटती है आप लोग आगे लिख लीजिएगा। ऑप्शन बी में क्या है? नील नदी। तो नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। और नील नदी में क्या, अगर आपसे पूछ दे कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र को। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और भी पूछने की संभावना है। तो कांगो नदी हो गया जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है।
नील नदी हो गई जो विश्व की सबसे लंबी नदी भी हो गई, और नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक नदी और है जिसका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कौन नदी? तो माही नदी। तो भारत की नदी है कौन? माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देख रहे हैं सब एक जैसा प्रश्न का कलेक्शन आपको मिल गया। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी। तो आई थिंक आपको इसमें तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सबको एक तरह कर दिया गया है। आप लोग कर लीजिएगा नोट्स तैयार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कुछ जल संधियां हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो जान लेते हैं। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जो जोड़ता है वो है आपका सुंडा जल संधि। कौन जल संधि? तो सुंडा जल संधि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही जिब्राल्टर जल संधि की बात करें कि ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपको भूमध्य सागर और किसको, और किसको? अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को। ठीक, कौन जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि। हडसन किसको जोड़ता है? हडसन की जल संधि, तो ये जोड़ता है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी को, और किसको? अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हडसन, हडसन जल संधि। वही बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो बेरिंग सागर अगर पूछ दे कि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। तो ये सब तो ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा, पढ़ना है तो। अब आइए 16 नंबर प्रश्न है। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमसे जितना मेहनत हो सकता है हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में उतना अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी अच्छा करेंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके सॉल्यूशन बाय पीजे को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आप लोग का कमेंट हो इस सेशन से संबंधित तो ज़रूर किया कीजिए। अब देखिए 16 नंबर, टुंड्रा जलवायु का कूट अक्षर क्या है? तो ये है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। किसके जलवायु वर्गीकरण के अनुसार? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सबका कूटअक्षर दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ दे कि जलवायु का कूटअक्षर किसके, जलवायु के वर्गीकरण का कूटअक्षर किसके द्वारा दिया गया है? तो कोपेन के अनुसार। ठीक, आप जानते हैं बारी बारी से कूटअक्षर किसका क्या है। यहाँ आपसे किस जलवायु का पूछा गया है? तो टुंड्रा जलवायु का। तो जो टुंड्रा जलवायु का कूट अक्षर है वो क्या होता है? ईटी। तो ऑप्शन नंबर बी। तो टुंड्रा का तो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि लास्ट में टी है, टी से टुंड्रा, टी से, तो इस तरह से ध्यान में रखने के लिए काफ़ी है कि टुंड्रा जलवायु का क्या हो जाएगा? ईटी। उसी तरह से सी एस, ऑप्शन ए में है सी एस। तो ये किस जलवायु का कूट अक्षर है? ये है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु का, भूमध्य सागरीय जलवायु का। हो सकता है आपसे इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन ना पूछे, आपको मिलान के रूप में दे दे या कथन के रूप में दे दे कि इनमें से किनका मिलान गलत है या किनका मिलान सही है, या फिर इस कथन में क्या गलत है क्या सही, किसी भी तरह से आपको प्रश्न दे, ध्यान में आप रखिएगा तब ना वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जब आपसे पूछ रहा है कि टुंड्रा जलवायु का कूट अक्षर क्या है, तो ईटी हो जाएगा। वही भूमध्य सागरीय जलवायु का कूट अक्षर क्या है? तो सी एस हो जाता है। एफ की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय
आर्द्र जलवायु। कौन जलवायु? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का कूट अक्षर क्या हो जाएगा? AF हो जाएगा। अब आगे देखिए AM। AM किसका है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये M से मानसूनी याद रख सकते हैं, मानसूनी जलवायु। इसका कूट अक्षर क्या हो जाएगा? तो AM हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम जो है, तो पहले जानिए कि बायोम क्या है। तो बायोम किसको कहते हैं? तो जो पृथ्वी पर पेड़ पौधा तथा जीव जंतु है वो सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं, और यही पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे जीव जंतु जो पारिस्थितिकी तंत्र है यही सारा क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। और यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो वो आपका है टुंड्रा बायोम। कौन बायोम? तो टुंड्रा बायोम। तो ऑप्शन बी होगा। अभी टुंड्रा जलवायु पढ़े थे, यहाँ आपका टुंड्रा बायोम आ गया। और टुंड्रा एक क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर देखिए कभी हम कुछ बोलने में लड़खड़ा जाएं तो हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपका अच्छा से सुन के नोट्स तैयार हो जाए, बाकी तो हम लिखते ही जाते हैं। क्या करिएगा, लगातार बोलते रहने से भी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, हड़बड़ाहट से निकल जाता है बोली। तो इसलिए आप लोग उतना माइंड मत कीजिएगा। आप लोग को सेशन कैसा लगता है वो ज़रूर बताइए। तो टुंड्रा बायोम क्या प्रश्न पूछता है, एक पूछ लेता है कि रेंडियर नाम का रेंडियर जो जंतु होता है वो किस बायोम का होता है? कौन जंतु? तो रेंडियर जंतु। तो रेंडियर जंतु जो किस बायोम का होता है? तो टुंड्रा बायोम का होता है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा। वही क्या है? ऑप्शन सी में बेंथस। तो बेंथस क्या है? ऑप्शन सी में क्या है? बेंथस। तो जो बेंथस है ये क्या है? जो सागर जल के तलहटी में रहने वाला जीव होता है ना, वही बेंथस कहलाता है। तो हो सकता है अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि सागर जल के तलहटी में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? बेंथस कहलाते हैं। ठीक, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, आप लोग को बहुत फायदा करेगा। ये सब सारे उसमें आपको मिलेंगे। तो एनसीईआरटी हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे बायोम का, आपको बता ही चुके रेंडियर जंतु किस बायोम के अंतर्गत आएंगे, तो टुंड्रा बायोम के अंतर्गत। और बेंथस क्या हो जाएगा? सागर जाल के तलहटी में रहने वाले जीव। हाँ, एक पॉइंट यहाँ सबसे कम जैव विविधता वाला पूछा गया था। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? जलीय बायोम। ठीक, अब आइए 18वें प्रश्न पे। वियना नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वियना नगर है, कुछ नगर है जो किस नदी पर है और कौन सा देश में है जान लेते हैं। तो जो वियना नगर है ये किस देश में है? तो ये है आपका ऑस्ट्रिया देश में है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है डेन्यूब नदी के तट पर। तो डेन्यूब नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह बात करेंगे टिग्रिस नदी के तट पे कौन सा स्थित है? तो टिग्रिस नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? तो बगदाद नगर। और यही सब नगर है जो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो क्यों ना हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही लेकर चले जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और ये कहाँ पड़ेगा आपका? तो इराक में। ठीक, उसी तरह एक आता है मर्रे डार्लिंग नदी। डार्लिंग आप लोग बोलते होंगे ना किसी को, तो मर्रे डार्लिंग नदी भी है। और जो किस नगर, इस मर्रे डार्लिंग मतलब कि क्या, मर्रे डार्लिंग नदी है जो इस पे कौन सा नगर है जो पूछता है? तो सिडनी नगर। कौन सा नगर? तो सिडनी नगर, जो कि कहाँ पड़ता है?
तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। उसी तरह इरावती नदी, इरावती नदी पर कौन सा नगर स्थित है भाई? तो यंगून नगर। कौन नगर? तो यंगून नगर। और ये पड़ता कहाँ है? तो म्यांमार में। एक बार आपको और रिकॉल कर देते हैं। जब पूछे वियना नगर किस नदी के तट पे, तो किस नदी पर हो जाएगा? डेन्यूब नदी पर, जो कि कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया देश में। वही टिग्रिस नदी पर कौन सा नगर? तो बगदाद नगर, जो कि इराक में पड़ता है। डार्लिंग नदी पर कौन सा नगर? तो सिडनी नगर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और इरावती नदी पर कौन सा नगर? यंगून नगर, जो म्यांमार में पड़ता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? अब देखिए आ गया झील से प्रश्न। और आपको भारत के महत्वपूर्ण झील का सेशन हम ले चुके हैं टॉपिक वाइज संडे स्पेशल में, तो वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देखिए। टॉपिक वाइज आपको पूरा झील पढ़ाया गया है, भारत का महत्वपूर्ण जो भी झील है। अब यहाँ आ गया हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है तेलंगाना में। जम्मू कश्मीर का कौन सा झील इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से? तो एक पूछा जाता है बार बार, डल झील, शेषनाग झील, ये सब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा? बुलर झील। बुलर झील, वही बुलर झील जो भारत का मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है। तो अगर पूछ दे कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी? तो बुलर झील। और है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का 3 एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, डल झील, शेषनाग झील, बुलर झील। उसी तरह तमिलनाडु का एक याद रखिएगा, पुलिकट झील। पुलिकट झील, ठीक। तमिलनाडु का ये ध्यान में रख लीजिएगा। बात करेंगे केरल का कौन सा झील ध्यान में रखना है, तो पूछ लिया जाता है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील। देखिए झील तो बहुत है, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है वो जानना जरूरी है। तो अष्टमुड़ी झील कहे, पेरियार झील कहे, ये सब सर किस राज्य में है? तो सब आपका है केरल में। पेरियार झील, अष्टमुड़ी झील और वेम्बनाड झील, तो झील के बारे में जान गए। अब आते हैं प्रश्न 20वें पर। रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तब आ गया मृदा से संबंधित प्रश्न। और आपको मृदा का भी हम टॉपिक पूरा पढ़ा चुके हैं, भारत की प्रमुख मीडिया टॉपिक वाइज में, तो आप लोग वो सब वीडियो देखा कीजिए। जब आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो प्रैक्टिस में और अच्छा लगेगा। तो रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली कपास की मिट्टी भी तो इसी को कहा जाता है। और सर्वाधिक विस्तार काली मृदा का किस राज्य में है? सर्वाधिक विस्तार तो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ये पॉइंट भी जान सकते हैं। अगर पूछे कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कैसी फसल लगाई जाती है, तो दलहनी फसल लगाई जाती है। तो दलहनी फसल क्यों लगाई जाती है? तो मृदा की उर्वरता को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए, ठीक। उसी तरह लैटेराइट मिट्टी में क्या पूछा जाता है? जैसे कि चाय हो गया, इलायची हो गया, काजू हो गया, ये सब की खेती किस मिट्टी में होती है? तो लेटेराइट मृदा में होती है, ठीक। और क्या? जलोढ़ मृदा बचिया। तो जलोढ़ मृदा जो कि दोमट मृदा इसको भी कहा जाता है, और इसका 2 प्रकार होता है, एक खादर एक बांगर। खादर और कौन सा? बांगर, ठीक। जगह नहीं है इसलिए बोल दे रहे हैं। खादर को ही नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक। तो आज के लिए ये क्वेश्चन थे इतने ही। फिर किसी और सेशन में मिलेंगे, किसी और विषय का मैराथन लेके। प्रश्नों की संख्या जरूर 20 है, लेकिन आप लोग देखिएगा कि 20 प्रश्नों से हम लोग और कितने सारे प्रश्न का बीचों के 80 ऐसे ही जोड़ लीजिए, अब बाकी और भी प्रश्न आप लोग को बताया जाता है। तो एक मैराथन में आप लोग 100 प्रश्नों का कम से कम जान रहे हैं, वो भी डिटेल्स के साथ।
तो आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।